हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। तो आप सभी के लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज की रिवीजन क्लास 1 होगी और इस क्लास में आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और अब ये क्लास आपको सुबह मॉर्निंग 7:45 पर मिलेगी, यानी कि मॉर्निंग सुबह 7:45 पर आप सभी के लिए रिवीजन क्लास होगी और इवनिंग में 8:30 PM पर भी आपको क्लास रेगुलर मिलेगी। तो आप ये दोनों क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक है। जिनका भी एग्जाम मार्च में होने वाला है या फिर अप्रैल मंथ में होने वाला है, आप सभी के लिए ये सभी सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप सभी प्रीवियस पेपर भी पढ़ सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी मॉक टेस्ट दिए गए हैं, जो भी यहाँ पर ट्रिपल सी के लिए मॉडल पेपर दिए गए हैं, उन्हें आपको अच्छे से करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप सभी ट्रिपल सी एग्जाम को एक अच्छी ग्रेड में पास कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। इस सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा है स्प्रेडशीट के लिए निम्न में कौन सा मान्य नहीं है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्प्रेडशीट के लिए कौन सा मान्य नहीं है, बताइए। यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, डिटेक्टिव, गोल सीकिंग, मेल मर्ज और सॉर्टिंग। इसमें से कौन सा मान्य नहीं है? स्प्रेडशीट के लिए कौन सा मान्य नहीं है आपको बताना है। याद रखना है, देखिए यहां पर आप जब स्प्रेडशीट में आते हैं तो वहां पर डिटेक्टिव, गोल सीकिंग और सॉर्टिंग ये सभी ऑप्शन आपको मिलते हैं। बट मेल मर्ज की जो कमांड होती है, मेल मर्ज का जो ऑप्शन होता है, ये आपको एक्सेल या कैल्क यानी कि जो स्प्रेडशीट है उसमें नहीं मिलता है। ये जो मेल मर्ज की कमांड होती है ये आपको कहाँ मिलती है, वर्ड प्रोसेसर यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में और MS वर्ड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है, मेल मर्ज लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं होता है, इसलिए C ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी होती है। कैल्क में आप किस शॉर्टकट की के माध्यम से सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। एक सेल अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी होती है। जैसा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क आपके सामने है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी सेल जो आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये सेल अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई आपने टेबल बनाई, कुछ आपने लिखा और आपने कोई कॉलम बीच में मिस कर दिया है और आप यह चाहते हैं कि उसमें कोई बीच में कॉलम ऐड करें या फिर कोई सेल पर्टिकुलर ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में प्लस यूज करना होगा। जैसे ही कंट्रोल प्लस आप प्रेस करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जहां से आप सेल को इंसर्ट कर पाएंगे। सेम अगर आपसे पूछें कि सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तब आप सभी को बता देना है कंट्रोल के साथ में माइनस आपको प्रेस करना होता है। कंट्रोल माइनस से आप सेल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या पूछा है, कैल्क में इक्वल सीलिंग 100,9 का मान कितना होगा। अब ये फार्मूला हमने ऑलरेडी आप सभी को समझा रखा है, शायद आप सभी ने उस क्लास को भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिब्रे ऑफिस नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर के ये सभी क्लास आप लोग कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को बहुत ही डिटेल में वहां पर डिस्कस किया गया है, ओके। तो यहाँ पर सभी जवाब करें, क्या होगा आपका राइट आंसर। इक्वल सीलिंग 100,9 में क्या होगा राइट आंसर। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 108 हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर। देखिए सीलिंग क्या करता है, हमने आपको बताया, जब भी सीलिंग दिया हो और यहां पर जो वैल्यू दी हो, जैसे 100,9 दिया है तो 100 के ऊपर की तरफ मुझे देखना है, 101 करेंगे या फिर 102 करेंगे, इस प्रकार से आप ऊपर की तरफ जाएंगे और वो संख्या निकाल के लानी है
जो इस 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी कि 100 के बाद ऐसी वो संख्या है 108 जो कि 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है, और यहां पर आपसे पूछा है कैल्क में 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन करने के लिए वाक्य रचना क्या हो सकती है। मीन्स किस प्रकार से आपको फार्मूला यूज करना है जो कि 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन हो सके। बताइए यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर 10,4। ठीक है, आपको लिखना है पावर 10,4 और इसमें क्या होगा 10 की पावर 4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहां पर आपको एक बार दिखाते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस फार्मूले को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं, यहां पर इसको पेस्ट करना है। तो यहां पर इसको पेस्ट करते हैं, किसी भी सेल में जब आप इसको पेस्ट करेंगे इसके बाद में आपको एंटर प्रेस करना है और आप देखेंगे 10 की पावर 4 का यहां पर आपको वैल्यू नजर आएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है तो स्पेस बढ़ाते हैं। अब देखिए 10 की पावर 4 की जो वैल्यू है वो आपके सामने आ चुकी है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही फॉर्मूला होगा पावर 10 की पावर 4 यानी कि इक्वल पावर 10,4 आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो सही जवाब यहां पे क्या हो जाएगा, फंक्शन विजार्ड के लिए आप सभी को ध्यान रखना है कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करते हैं, इसको आप नोट कर लेना क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या पूछा है, कैल्क में इक्वल राउंड 48.38,1 का मान कितना होगा। अब इसकी वैल्यू आप सभी को बतानी है, राइट आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में क्या होगा आपका सही जवाब। राउंड के जितने भी फार्मूले हैं माइनस में पूछा जाता है, कई बार आपसे राउंड अप पूछा जाता है, राउंड डाउन पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। आप लोग उसको देख लेना, लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट है, वहां पर सारे क्लास आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, 48.4 इसका राइट आंसर होगा। देखिए जब भी राउंड वाला फार्मूला दिया हो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। राउंड 48.38 यहां पे दिया है, कामा 1 दिया है। तो यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमा 1 है, यहां पे क्या दिया है, कॉमा 1 दिया है। इसका मतलब है कि हमें इस पॉइंट के बाद में, इस दशमलव के बाद में एक ही अंक रखना है। ठीक है, एक ही अंक आपको रखना है। ये कौन बताता है, ये कॉमा के बाद में जो संख्या होती है वो बताती है। जैसे यहाँ पे 1 दिया है तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद हमें केवल एक ही अंक रखना है। अभी आप देखेंगे 3, 8 दो अंक हैं, तो यहां से हमें 8 को रिमूव करना होगा। और जब आप इसको हटा रहे हो उस समय आपको ये देखना है कि क्या जो संख्या हमारी रिमूव हो रही है वो 5 है या 5 से बड़ी है। अगर ऐसा है 5 या 5 से बड़ी है तो फिर जो संख्या शेष बच रही है उसमें एक प्लस कर देना है आपको। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर 8 है जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर 48.3 की जगह हम क्या करेंगे, 4 करेंगे, क्योंकि हमें एक प्लस करना होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 48.4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर यहां पर 0 मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर 0 होता तो आप क्या करते, तब आपको पॉइंट के बाद में कोई भी संख्या नहीं रखनी होती और तब आपका जवाब क्या होता, 48, केवल तब आपका 48 हो जाता सही जवाब। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 38 है, 48.38 कामा अगर 0 कर देते तो क्या होता, क्योंकि हमें दशमलव के बाद में कोई संख्या नहीं चाहिए और 8 यहां से रिमूव हो रही है, दूसरी संख्या 3 भी रिमूव हो रही है और जो अंतिम संख्या रिमूव होती है उसी को देखा जाएगा। अब आप ये मत समझना कि 8 जो कि 5 से बड़ा है तो एक प्लस करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि यहां पर जो दूसरी संख्या रिमूव हो रही है वो 3 है जो कि 5 से कम है, तो हमें केवल यहाँ पे 48 को उतार लेना है और यहाँ पे 0 कर सकते हैं या फिर आपको पता है पॉइंट के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 48। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और यहां पर आपको बताना है इक्वल सम 10, 5, 6, 7, B का मान कितना होगा। और ये स्पेशली एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से हमें समझा देना, क्योंकि उसके समझ में नहीं आया था।
तो दोबारा से आप लोग इसको समझ ले, इसका आंसर आपको कैसे करना होगा। सम दिया है 10, 5, 6, 7, बी दिया है। अब इसका मान आपको बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए जल्दी से जवाब करना है सभी बच्चों को। और अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे सबसे पहले क्लास को शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चे जो भी ट्रिपल्स एग्जाम देने वाले हैं उन तक भी क्लास पहुंच सके और उनको भी हेल्प हो सके। तो आप सभी शेयर करें और लाइक सभी बच्चे कर दिया करो, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत करनी होती है आप सभी को क्लास देने के लिए, है ना। तो आप सभी को लाइक करना है क्लास को, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो यहां पर देखिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हैश नेम का एरर आपको मिलेगा अगर आप इस वैल्यू को जोड़ेंगे, क्योंकि देखो सम जो फंक्शन होता है केवल संख्याओं को जोड़ता है, जो संख्याएं होती हैं उनको जोड़ने का काम करता है। और अगर आप उसके बीच में कोई लेटर लिखेंगे तब यहां पर एक एरर आपको मिलेगा हैश नेम का। ठीक है, अब इसको हम एक बार दिखाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो इसको हम यहां से करते हैं कॉपी करने के बाद में लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको लेकर चलते हैं, ताकि ये चीजें आपके समझ में आ सकें। अब यहां पर हमने किसी भी इसको सेल में पेस्ट कर दिया है, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा। ठीक है, जो कि देख सकते हैं हैश नेम का एरर आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर नंबर्स के साथ में लेटर का इस्तेमाल किया है, जो कि यहां पर नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हमने यहां पे बी टाइप कर दिया था। अगर हम इस बी को हटा देते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा यहां पर जो जोड़ था, यानी कि जो योग आ गया हमारे सामने। ठीक है, 10, 5, 6, 7 सभी को इसने जोड़ दिया है। तो आप समझ चुके हैं, जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिस प्रश्न में सम दिया है जोड़ने के लिए, बाकी यहां पे नंबर्स दिए हैं और बीच में अगर कहीं पर भी कोई लेटर दे दिया है तो इसका मतलब वहां पर हैश नेम का एरर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था सर 28V हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये 28V नहीं होगा, ये आपको एक एरर देगा हैश नेम का, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। और यहां पर क्या पूछा है, स्लाइड शो के दौरान आप अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। हमारे साथ ऑप्शन जो हैं वो N, P, W और B हैं। अब क्योंकि देखो हो सकता है किसी प्रश्न का कुछ और भी आंसर हो, लेकिन आपको जवाब देना होगा जो आपको ऑप्शन मिले हैं उनके अकॉर्डिंग। तो हमें अपनी ऑप्शन के अकॉर्डिंग के आंसर देना पड़ेगा, इसको भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। इसलिए यहां पर स्लाइड शो के दौरान अगर आप अगली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो इसमें से जो 4 ऑप्शन हैं इसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है, बताइए। और जो बच्चे अभी अभी आए हैं आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, तो सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि सुबह वाली क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। 7:45 का समय है, सभी को सुबह 7:45 पर उपस्थित होना है इस क्लास के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप अगली स्लाइड पर जाना चाहते हैं इसके लिए आप N प्रेस कर देंगे, केवल आपको N प्रेस कर देना है, मीन्स नेक्स्ट स्लाइड पर आप चले जाएंगे। यही अगर आपको P प्रेस करना होगा तो प्रीवियस स्लाइड पर जाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि भाई प्रीवियस स्लाइड पर जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की है, तो P आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पेज अप भी दबा सकते हैं, और पेज अप यहाँ पे दिया नहीं गया है, या फिर आप पेज डाउन भी प्रेस कर सकते हैं अगली स्लाइड पर जाने के लिए, लेकिन वो ऑप्शन में दिया नहीं गया है। ठीक है, अब यहां पर जो W होता है इससे क्या होता है, व्हाइट स्क्रीन आपको मिलती है। अगर आप प्रेजेंटेशन के दौरान में व्हाइट स्क्रीन देखना चाहते हैं तो आप W प्रेस कर सकते हैं, और अगर आप ब्लैक स्क्रीन देखना चाहते हैं तो B प्रेस कर सकते हैं। B प्रेस करने से क्या होगा, ब्लैक स्क्रीन आपको दिखेगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताना है। और यहां पर क्या पूछा है, कैल्क में रो की अधिकतम ऊंचाई डैश सेंटीमीटर में बताइए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से पिछली बार भी एग्जाम में आए थे और इससे पहले भी एग्जाम में पूछे गए थे, और अधिकांश उन्होंने पूछा सेंटीमीटर में। रो की जो अधिकतम ऊंचाई है, मैक्सिमम ऊंचाई पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम ऊंचाई वो भी आपको सेंटीमीटर में बतानी है। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पर लगभग 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन पहला। कैल्क में जो रो की अधिकतम ऊंचाई है वो 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, और यहां पर डेस्कटॉप पर छोटी तस्वीर को आइकन कहा जाता है, बताइए। डेस्कटॉप पर छोटी तस्वीर को आइकन कहा जाता है। जो आपके डेस्कटॉप पर छोटी छोटी तस्वीर होती है, छोटे छोटे चित्र होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे पहला
करेक्ट होगा, उन्हें आइकन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछा है, निम्न में कौन सा एंटीवायरस नहीं है, कौन सा एंटीवायरस नहीं है, क्विक हील, K7, अवास्ट या एडोब एक्रोबेट, इसमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, बताइए। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडोब एक्रोबेट, ये एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। और एंटीवायरस जो होते हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर आते हैं। कई बार आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि निम्न में से एंटीवायरस किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, इसको भी ध्यान रखना है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। बट अगर आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है कहीं पर और अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलता है तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर पर भी जा सकते हैं, उसको भी टिक कर सकते हैं, बट जब यूटिलिटी ना दिया हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या पूछा, स्टार्ट मेनू किस बार पर होता है, टाइटल बार, डेस्कटॉप, टास्क बार या नन ऑफ दीज। स्टार्ट मेनू आपको कहां पर मिलता है, कौन सी बार पर स्टार्ट मेनू होता है, बताएं कौन सी बार पर स्टार्ट मेनू होता है, इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर आप सभी का। स्टार्ट मेनू जो आपको मिलता है वो टास्क बार पर मिलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। स्टार्ट मेनू कहां होता है, टास्क बार पर होता है। स्टार्ट मेनू विंडो 10 में आपको मिलता है, जहां पर आपने देखा होगा जो स्टार्ट मेनू होता है उसमें एक विंडो लोगो बना होता है, तो स्टार्ट मेनू विंडो 10 में मिलता है और स्टार्ट बटन स्पेशली विंडो 7 में आपको देखने को मिलता है। ये सवाल भी आपसे कई बार हो जाता है कि स्टार्ट मेनू किस में होता है और स्टार्ट बटन किस में होता है, तो स्टार्ट मेनू विंडो 10 में होता है और स्टार्ट बटन विंडो 7 में होता है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सबसे भारी कंप्यूटर किस जनरेशन में था, सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में था, फर्स्ट जनरेशन में था, सेकेंड जनरेशन में था, थर्ड जनरेशन में था या फिर फोर्थ जनरेशन में था। सबसे भारी कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में था, सभी बच्चों को बताना है। करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट जनरेशन में सबसे बड़ा कंप्यूटर था, सबसे भारी कंप्यूटर था पहली जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में। और इस पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, इसको भी ध्यान रखना है। तो वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, यानी कि बाल्ब तकनीक का इस्तेमाल होता था। अनुपम कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ था, इसको भी बताना है आप सभी बच्चों को। अनुपम कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ था, कौन सा होगा राइट आंसर। अनुपम कंप्यूटर 1991 में लॉन्च हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एटीएम पिन कितने नंबर का होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीएम पिन में कितने अंक होते हैं, मींस कितने नंबर का होता है, कितने डिजिट का होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कितने नंबर का होता है, इसमें कितने डिजिट होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसको ध्यान रखना है, 4 डिजिट होते हैं एटीएम पिन में, 4 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 पूछा है, आईसी के आविष्कारक निम्न में से कौन है। आईसी के आविष्कारक कौन है, बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। आईसी के आविष्कारक आपको बताने हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट है, जैक किल्बी है आईसी के आविष्कारक, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला, भौतिक इकाई के लिए कौन सा कंप्यूटर है, बताइए भौतिक इकाई के लिए कौन सा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है या फिर इसमें से कोई नहीं। यानी कि भौतिक मात्राओं को मापने के लिए कौन सा कंप्यूटर होता है, तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। जैसे पेट्रोल पंप पर जो आप पेट्रोल डलवाते हैं और उसमें भी जो कंप्यूटर यूज होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, जो भौतिक मात्राओं को मापता है। आपको बता देता है कि भाई आपकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल पड़ चुका है, 2 लीटर पेट्रोल पड़ चुका है, तो ये जो कंप्यूटरकृत मशीन होती है इसमें कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। इसको ध्यान रखना है, जो भौतिक मात्राएं हैं उसको मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल दोनों का मिश्रण होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो मेडिकल लाइन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। किस में होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है, कंट्रोल के साथ में अगर आप 9 प्रेस करते हैं तो ब्राउजर में खुली सबसे अंतिम टैब पर आप जा सकते हैं। ठीक है, इसको समझना है अच्छे से, पहले आपको जवाब करना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंट्रोल 9 से ब्राउजर में खुली सबसे अंतिम टैब पर आप जा सकते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए। तो यहां पर ये ट्रू होगा, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आपके पास एक ब्राउजर प्रोग्राम है, आपने कोई भी ब्राउजर ओपन कर रखा है और उस ब्राउजर में जब आप ब्राउजिंग करते हैं तो यहाँ पे कुछ टैब ओपन हो जाती हैं। जैसे कि आपके पास टैब 1 है और इसमें आपने कोई वेबसाइट ओपन कर रखी है, यहाँ पर वेबसाइट आपको नजर आ रही है, तो अभी आपके पास टैब 1 है। और अगर अकस्मात तब आपको कोई दूसरा काम लगा या फिर आपने सोचा कि चलो ठीक है हम दूसरी टैब में कुछ और सर्च करते हैं, कुछ और देखते हैं, तो एक न्यू टैब भी आप ओपन कर सकते हैं। और ये चीज भी हमने आपको पढ़ाई है कि जब कभी भी अगर आपको आवश्यकता पड़े दूसरी टैब ओपन करने की तो आप क्या करेंगे, कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करेंगे। ये बात हो गई, कंट्रोल टी से भी हम नई टैब ओपन कर सकते हैं, या फिर आपको ऊपर प्लस बटन पे क्लिक करना है और नई टैब आ जाएगी। अब यहां पर एक और आपने टैब ओपन कर ली, ऐसे करके आपने ढेर सारी टैब ओपन कर ली हैं। ठीक है, अब मान लिया कि हमारे पास अभी 3 टैब हमने ओपन की है, ये हमारी तीसरी टैब है, ये दूसरी टैब है, ये पहली टैब है और हम पहली टैब पर थे। अब हम जैसे ही कंट्रोल 9 दबाएंगे तो क्या होगा, तीसरी वाली टैब पर आ जाएंगे। इसको ध्यान रखना है, ठीक है, तीसरी वाली टैब पे आ जाएंगे कंट्रोल 9 से, मीन्स अंतिम टैब पर आ जाएंगे। अगर 4 टैब ओपन होंगी तो चौथी पे आ जाएंगे, 5 ओपन होंगी तो 5वीं पर आ जाएंगे। बट यही अगर आप कंट्रोल के साथ में 2 दबाते हो तो दूसरी टैब पर आ जाएंगे, कंट्रोल के साथ में 3 दबाते हो तो तीसरी टैब पर आ जाएंगे, बट कंट्रोल के साथ में 9 दबाते हो तो आप सबसे अंतिम टैब पर आ जाओगे। भले ही आप वहां पे 10-12 टैब भी ओपन कर रखी हैं, तो सबसे अंतिम टैब पर जाने का शॉर्टकट की जो होता है वो कंट्रोल के साथ में 9 होता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे अभी इस वेबसाइट में टैब 2 ओपन है, ठीक है, और अगर हमें एक और टैब ओपन करनी है तो हम यहाँ प्लस बटन पे क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो एक और टैब हमारे सामने ओपन हो जाती। अब अगर हम पहली टैब पे हैं यहाँ पर और कंट्रोल के साथ में जब 9 प्रेस करते हैं तो हम कहाँ आ गए, सबसे अंतिम टैब पर आ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास ओनली 3 टैब ओपन थी तो सबसे लास्ट टैब पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है। और ये सभी वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की भी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है, नहीं समझी है, तो वेब ब्राउजर की सभी शॉर्टकट की जो 666 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी उनको हमने विद प्रैक्टिकल डिस्कस किया है। आप उन्हें अवश्य देख लेना, या फिर उसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर भी हम शेयर कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां से आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ चुका है और ये पूछा है UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टैंड्स फॉर मीन्स UIDAI का पूरा नाम आपको बताना है। आप सभी को पता होगा, सभी के पास आधार कार्ड है तो सभी को पता है UIDAI क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। और ये जो आधार कार्ड होता है कौन जारी करता है, UIDAI के द्वारा ही आधार कार्ड को जारी किया जाता है। इसको भी ध्यान रखना है, आधार कार्ड कौन जारी करता है, UIDAI द्वारा जारी होता है, मींस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है आपसे, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का इस्तेमाल होता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आप स्पेलिंग चेक करेंगे तो F7 का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। और जब भी पूछिए ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की तो शिफ्ट F7 होती है, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ऑटोमेटेड भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रैम कौन सी मेमोरी है, मींस वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, या फिर नन ऑफ दीज। और चूंकि ये आपके लिए रिवीजन क्लास है तो आप सभी को प्रयास करना है कि इस रिवीजन क्लास में आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होना है। जितने भी रिवीजन क्लास आपको मिले उनमें कोशिश करनी है कि आपको सभी करेक्ट जवाब करने हैं। ठीक है, रैम कौन सी मेमोरी है, कैसी मेमोरी होती है, वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी है, या फिर नन ऑफ दीज। यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम जो होती है एक अस्थायी मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें डेटा कुछ ही समय तक सेव रहता है। अगर आपका कंप्यूटर बंद होता है, लाइट आपकी ऑफ होती है, पावर ऑफ होती है, तो रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो आपका डिलीट हो जाता है।
ठीक है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। यही रोम की अगर बात करें तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। रोम के अंदर जो डेटा होता है उसको केवल पढ़ा जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी होती है, उस पर आप लिख नहीं सकते हैं, उसमें जो लिखा होता है उसको पढ़ा जा सकता है। बट रैम के अंदर आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है, और यहां पर पूछा है एईपीएस का पूरा नाम निम्न में से क्या है। आपको बताना है एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस होता है। कई बार पूछते हैं एईपीएस में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो देखो एईपीएस में आपके अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। बस एईपीएस का मतलब ये है कि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी छोटी छोटी मिनी बैंक ओपन है, जहां पर आप जाकर के जो ग्राहक सेवा केंद्र है वहां पर आप जाकर के और बस आपने अपना फिंगर लगाया, आधार नंबर दिया और फिंगर लगाया और आपने पेमेंट कर लिया, पैसे निकाल लिया, पैसे ट्रांसफर कर दिए, फिर पैसे आपने जमा कर दिए, है ना। या फिर आपको अपना स्टेटमेंट देखना है तो वो सारा बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या आवश्यकता होती है, आपके आधार नंबर की। आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, आधार नंबर की प्लस आपके फिंगरप्रिंट की, दो चीजों की आवश्यकता होती है। तो कई बार आपसे पूछते हैं कि एईपीएस में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, ना ही इसमें आईएफएससी कोड की आवश्यकता होती है, ना ही इसमें आपके अकाउंट नंबर की आवश्यकता होती है। बस आप अपना आधार नंबर बताएं और फिंगर अपना इस्तेमाल करेंगे और आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आप सभी को। और देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा है कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए प्रयोग होता है। कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है। पीओपी है, टीसीपी/आईपी है, एचटीटीपी है, आईएमएपी है, बताओ। करेक्ट जवाब करना है। और आप सभी बच्चों को बता दें, अपने एग्जाम देने से पहले जितने भी हमने CCC प्रीवियस एग्जाम पेपर कराए हैं आप लोग उन्हें अवश्य देख कर जाना। CCC प्रीवियस एग्जाम पेपर का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जिसमें अभी पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ने भेजे थे, तो उन सभी को हमने वहां पर डिस्कस किया है। तो उन्हें आप अच्छे से पढ़ के जाएं, और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन क्विज करने हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट करने हैं। जितने ज्यादा आप लोग मॉक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और चीजों को आप अच्छे से सीख पाएंगे। यहां पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 23 का आपको बताना है टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको ध्यान रखना। पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, और यहां पर आपसे पूछा गया है IPv4 कितने बिट का होता है। IPv4 कितने बिट का होता है, बताएं। IPv4 कितने बिट का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कितने बिट का होता है। 32 बिट का होता है, तो ऑप्शन पहला यहां पे करेक्ट होगा, 32 बिट का होता है। और यही आपसे पूछे अगर IPv6 तो 128 का होता है, 128 बिट का होता है, फिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है HDD का मतलब क्या होता है। HDD का मतलब क्या होता है, बताइए। HDD का पूरा नाम आपको बताना है। करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ओके। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे पूछा गया आपसे 26 में फेसबुक के फाउंडर कौन है, बताइए। फेसबुक के फाउंडर कौन है, ये सभी को पता है, बट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है CCC एग्जाम के लिए। आपके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को हर बार मिलता है और सभी को मिलता है, क्योंकि ये सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। फेसबुक के फाउंडर कौन है, ऑप्शन नंबर बी मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। और सभी फाउंडर्स नेम विद ईयर कि उन्होंने कब फाउंडेशन किया, ठीक है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में ऑलरेडी बता रखी हैं और अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट कर रखा है। तो जो नए साथी हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है, आप लोग वेबसाइट पर जाकर के फाउंडर्स नेम सर्च कर सकते हैं और वहां पर आपको सभी फाउंडर्स नेम मिल जाएंगे, जो कि आप ऑलरेडी वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पहले से सीखा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू क्लास को करते हैं, उन्हें सारी चीजें पता है। बट जो न्यू साथी हैं, तो आप सभी को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जैसे ही आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहां पर सभी इंपॉर्टेंट लिंक जो भी हमें देनी होती है हम अपने टेलीग्राम पर भेज देते हैं और वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं।
तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और जिन बच्चों का एग्जाम है आप सभी अपने क्वेश्चन, जो भी आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन याद रहे, आप हमें जरूर भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएं। तो आप अपने प्रश्न हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, ठीक है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी है CCCWiFi, ठीक है। और आज की इस क्लास को स्पॉन्सर किया था CCCexamguru.com ने, तो आप इस वेबसाइट पर आकर के भी अपनी ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ से प्रीवियस पेपर भी पढ़ सकते हैं और उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।